नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास के मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं अपन वही दो शब्द। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली के शब्द देखते हैं। तो उनमें एक शब्द आज की क्लास में आपके सामने है, एंटीसिपेटेड। इसे अपन यूं लिख सकते हैं, एंटीसिपेटेड। क्या होता है ये? प्रत्याशित। अब प्रत्याशित क्या होता है? जिससे आशा की गई हो या जो आशा की गई हो उसे तो क्या कहते हैं? प्रत्याशित। और कभी कभार अपन यूं कहते हैं ना कि आपने देखा भी होगा, इकोनॉमिकली यदि कुछ भी आता है, आंकड़े आते हैं तो कि इस बार अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा नहीं की गई थी, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, वो वृद्धि हुई। तो प्रत्याशित क्या हो जाएगी? प्रत्याशित जिसकी आशा की गई हो। तो उसके बाद दूसरे शब्द की यदि बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है, एंटी डेटेड चेक। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, एंटी डेटेड चेक। इसे अपन क्या कह सकते हैं? देखिए, पूर्व दिनांकित चेक। दिनांकित का मतलब होता है दिन अंकित, यानी जो दिन अंकित किया गया है उससे पूर्व का चेक ही क्या कहलाता है? पूर्व दिनांकित चेक या एंटीडेटेड चेक। उसके बाद बढ़ते हैं अपन राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। एक शब्द तो है पड़त। यह पड़त क्या होता है? सामान्यतः आपने शब्द देखा होगा, पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि या पड़त भूमि किसे कहते हैं? देखिए, पड़त को अक्खड़ भी बोलते हैं, अड़ाव भी बोलते हैं, अड़ाव भी बोला जाता है। ये होती क्या है? ये वह भूमि होती है, वह भूमि जिसे जोता नहीं गया हो या जिसमें बुआई नहीं की गई हो। अब जिस भूमि में बुआई नहीं की गई हो, सामान्यतः इसमें बस घास फूस उगती रहती है, घास फूस ही उगती है। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो घास फूस तो उगती रहती है और कोई बुआई नहीं होती, यानी जो उत्पादन नहीं होता, तो अपन उसे क्या कह सकते हैं? अपन उसे बंजर कहते हैं। तो अपन इसको बंजर भूमि भी कह सकते हैं। सामान्यतः बंजर भूमि को ही क्या कहते हैं? पड़त कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पड़त किसे कहते हैं? वो भूमि जिसमें अनाज का उत्पादन नहीं होता हो, जिसे अक्खड़ भी बोला जा सकता है, अड़ाव भी बोला जा सकता है, बंजर भी बोला जा सकता है। सामान्यतः राजस्थानी भाषा की यदि बात करें तो राजस्थानी में लोग ज्यादा जिस शब्द को काम में लेते हैं वो शब्द कौन सा होता है? पड़त होता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक शब्द और भी देखते हैं, या फिर एक शब्द अपन यहां पर देख लेते हैं। ये राजस्थानी का ही शब्द है। एक शब्द है ये राजस्थानी का, 3 शब्द हो गए, चौथा मैं यहां लिख रही हूं, मेर। अब मेर क्या होती है? देखिए, हमारी जो जमीन होती है ना, उसको अपन पूरा न बीजकर चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह खाली छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? ताकि उसमें सीमाबंदी की जा सके। कुछ लोग होते हैं जो अपने खेत की जो सीमा होती है उसको तारबंदी भी करते हैं। तो इसलिए ये मेर या मेड़ भी कहते हैं इसे। तो सीमाबंदी के लिए खेत के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि ही क्या कहलाती है? मेर कहलाती है। इसे पाली भी कहा जाता है, कहीं कहीं कुछ किताबें इसको पाली भी लिख देती हैं। तो पाली या मेर किसे कहा जाएगा? पाली या मेर खेत के चारों तरफ की भूमि होगी,
जो सीमाबंदी के लिए छोड़ दी जाती है, जिसकी बिजाई नहीं की जाती। अब यहाँ पर ये बंजर नहीं है, मेर भूमि बंजर कभी नहीं होती, वो उपजाऊ लायक होती है, उत्पादन उसमें किया जा सकता है, बस तारबंदी के लिए या सीमाबंदी के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और कभी कभार ये भी होता है कि यहाँ पर मोटी मोटी घास या मोटे मोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे सरकंडे उग जाते हैं, तो सरकंडे उग जाते हैं तो जिस वजह से अपने आप पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे खेत की सीमा है, जिससे कोई दूसरा अपने खेत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मुख्य क्लास पर। तो आज की क्लास में अपनों ने देखिए 4 शब्द, कौन कौन से, 2 पारिभाषिक शब्दावली के, 2 राजस्थानी के। पहला शब्द एंटिसिपेटेड, जिसका मतलब है प्रत्याशित, यानी जिसकी आशा की जा सके या आशा की गई हो। एंटीडेटेड चेक, यानी पूर्व दिनांकित चेक। उसके बाद पड़त भूमि, बंजर भूमि, अक्खड़ भूमि, अड़ाऊ भूमि को कहते हैं। और मेर वो भूमि होती है जहां पर अपन बीजते नहीं है, उसको खाली छोड़ते हैं ताकि सीमा का निर्धारण किया जा सके। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने मुख्य क्लास की तरफ। और अपनी मुख्य क्लास में, मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? विशेषण शब्द पढ़ रहे थे। विशेषण शब्दों को अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। कहां थे अपन? कल की क्लास में अपनों ने सामान्यतः इसके अर्थ को देखा, भेद देखे कि कितने होते हैं, और उसके बाद अपन विशेषण के जो 4 भेद हैं उनमें से अपन पहले भेद के संबंध में पढ़ रहे थे। और विशेषण का पहला भेद कौन सा माना जाता है? गुणवाचक विशेषण माना जाता है। पिछली क्लास में आपको एक काम दिया गया था। कौन सा काम दिया गया था? कि आपको गुणवाचक विशेषण से संबंधित कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण लिखने हैं। यदि आपने लिखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अब आप सोचते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी मेहनत करोगे, जितनी बार ज्यादा लिखोगे, उतना ही अच्छा याद होगा। तो लिखिए, मैं भी देखती हूँ आप स्वयं मेहनत करते हो कि नहीं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में अपनों ने देखा था कि रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थान, काल, स्पर्श, इन सब से संबंधित सारे के सारे जो विशेषण शब्द है वो किस में जाते हैं? गुणवाचक विशेषण में जाते हैं। ये चीज अपनों ने पिछली क्लास में देखी थी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो देखिए एक शब्द आपके सामने है, आपके सामने होगा लाल मिर्च। लाल मिर्च सामान्यतः 2 शब्दों का मेल होता है तो समास होता है। ये एक सामासिक पद भी है, परंतु सामासिक पद में भी कैसी स्थिति है? विशेषण व विशेषण की स्थिति है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रंग संबंधी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। यानी रंग सारे के सारे विशेषण शब्द भी विशेषण शब्द ही होते हैं। तो लाल तो क्या हुआ? विशेषण हुआ। और उसके बाद मिर्च क्या है? विशेष्य है। ये अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो जो लाल है वो क्या है? रंग है, यानी रंग संबंधी विशेषण है। तो रंग संबंधी विशेषता बतलाने के कारण इसे अपन क्या कहेंगे? रंग बोधक विशेषण या रंग बोधक गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अर्थात इस शब्द में कौन सा विशेषण माना जाएगा? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यहां पर एक शब्द आ सकता है कि नीली आंखें। नीली आंखें, तो आंखें कैसी है? नीली है। ये भी रंग संबंधी विशेषता बतलाई जा रही है, तो यहां पर भी रंग बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। यहां पर मैंने यूं कह दिया कि अति सुंदर लेख, यानी कोई लेख लिखा किसी बच्चे ने, और यूं होता है ना कि बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अति सुंदर, गुड, वेरी गुड, और बच्चे काउंट भी करते हैं, मुझे इस नोटबुक में इतने गुड मिले, इतने वेरी गुड मिले। तो उसी प्रकार से ये अति सुंदर आ गया। मान लो कोई बच्चा आपके पास लेख लिख कर लाया, आपने कह दिया कि अति सुंदर। अब ये जो अति सुंदर लेख है तो ये क्या है? सुंदर है, बदसूरत है। तो ये किससे संबंधित होता है? ये रूप से संबंधित होता है।
तो यहाँ पर रूप से संबंधित विशेषण होने के कारण और यहाँ पर इसे कौन सा विशेषण माना जाएगा, रूप बोधक विशेषण इसमें मान लिया जाएगा। उसके बाद मैंने यूं कहा कि बड़ी रसोई। अब रसोई क्या है, आजकल फैशन बन चुका है कि किचन बहुत बड़ी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अब ये फैशन है, आजकल कमरे भी बड़े बड़े। अब बीच में एक बार फैशन आया था कि छोटे छोटे कमरे बन रहे थे, परंतु अब फिर से कौन सा फैशन आ गया, बड़े कमरे बड़ी रसोई। तो अब ये बड़ा है या छोटा है, किससे संबंधित विशेषता है, आकार से संबंधित विशेषता है। तो आकार से संबंधित विशेषता बतलाने के कारण यहाँ पर कौन सा विशेषण माना जाएगा, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। और मान लीजिए कि कोई बच्चा, कोई बालक है वो मोटा है, तो आपने कह दिया मोटा बालक, आकार से संबंधित विशेषता। किसी को आपने यूं कह दिया पहलवान। पहलवान कौन से होते हैं, जो बहुत ही सिंकिया होते हैं या फिर बहुत ही दुबले पतले होते हैं, तो उनके लिए आपने कह दिया कि पहलवान, तो वो भी किस में जाएगा, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण में जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने यूं कह दिया ईमानदार बालक। अब बालक कैसा है, ईमानदार है। अब ईमानदारी उसका क्या है, एक गुण है, और ईमानदारी गुण होने के कारण यहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा, गुण बोधक विशेषण मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। जो भी बचे हुए हैं उनसे संबंधित भी उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर गुण बोधक विशेषण अपनों ने देखा है। उसके बाद यदि अन्य शब्दों की भी बात करें, तो आपको किसी ने कहा, आपका कोई मित्र है सुनील। अब सुनील और सुरेश दो मित्र आपके। सुरेश ने आपको कहा, अरे सुनील तो बेईमान निकला, यानी बेईमान बालक, कुछ भी कह दो, लड़का कह दो, लड़की कह दो, ये तो विशेषण है, कोई भी आ सकता है। महत्वपूर्ण क्या है, ये बेईमान, यानी उसने ईमानदारी की है या बेईमान किया है, बेईमानी की है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वो कैसा है, अरे वो बड़ा ईमानदार है, वो उसके पास मत जाना, वो बहुत बेईमान है। यानी यहाँ पर ये शब्द क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। और ये जब विशेषण हो गया तो ये किस प्रकार का विशेषण है, अब बेईमान के पास तो कोई जाना पसंद नहीं करते, और जाना उसी के पास पसंद नहीं करते जिसमें कोई दोष हो। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण आ जाएगा, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए आपके सामने एक शब्द है कि राधा ने नया मकान बनवाया है, यानी मकान कैसा है, नया है। तो नया है तो उसकी हालत कौन सी है, बहुत अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पर जो विशेषता बतलाई जा रही है वो दशा या स्थिति से संबंधित बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण माना जाएगा, दशा बोधक गुणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से मैंने यूं कह दिया कि उत्तरी हवाएं, तो यहां पर आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूं कि ये जो दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो चार दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के जो नाम हैं वो चूंकि नाम कौन से होते हैं, नाम संज्ञा होते हैं, तो ये सभी के सभी संज्ञा शब्द हैं। परंतु यदि हमने किसी प्रत्यय को जोड़कर, यदि संज्ञा के साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया और यदि वो प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बना वो शब्द यदि विशेषता बतलाने का काम करेगा तो वो शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अर्थात हम लोगों ने उत्तर के साथ ई प्रत्यय जोड़ा तो उत्तरी बना, ये विशेषण शब्द बन जाता है। और ये कौन सा कहलाएगा, ये संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। ये भी आपको याद रखना है। हाँ, पीछे
जो हाईकोर्ट एलडीसी की एग्जाम हुई थी उसमें एक टॉपिक रखा गया था संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो संज्ञा शब्दों से विशेषण जो बनाए जाते हैं वो इसी प्रकार से संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके विशेषण बना लिए जाते हैं। तो उत्तर संज्ञा है, उत्तरी बना लिया, पूर्व का पूर्वी, दक्षिण का दक्षिणी, पश्चिम का पश्चिमी। और इस प्रकार से जहां पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण संज्ञा शब्द है वहीं पर उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी कौन से शब्द हो जाते हैं? विशेषण शब्द हो जाते हैं। और चूंकि ये किससे संबंधित है? दिशा से संबंधित है, तो इसलिए दिशा से संबंधित होने के कारण ये किस में जाएंगे? दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। तो दिशा से संबंधित हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है कि कश्मीरी सेब। अब यूं कह दिया जाए कि भाई सेब कौन से लाने? कश्मीरी। अब यहां पर ये भी संज्ञा से बना विशेषण है। कश्मीर एक जगह का नाम है, तो नाम है तो क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार से बीकानेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये सारे के सारे क्या है? जगह के नाम है। जगह के नाम होने के कारण ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं? संज्ञा शब्द है। परंतु यदि इनको भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ दिया और प्रत्यय जोड़कर ऐसे शब्द बना लिए जो विशेषता बतला रहे हो। अब ऐसे नहीं है कि आपने किसी भी शब्द के साथ विशेषण प्रत्यय जोड़ा और आपने कह दिया भी विशेषण बन गया। बिल्कुल नहीं, आपने किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ा और वो शब्द जो बना वो विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। अब आपको ये समझ में नहीं आए कि भाई विशेषता बतलाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सीधी सी ट्रिक है ना आपके पास। भूल क्यों रहे हो? कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने से प्रश्न कीजिए, उत्तर आ रहा है तो विशेषण है। तो इसलिए यहां पर भी जो कश्मीर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर शब्द हैं इनसे अपनों ने प्रत्यय जोड़कर ई प्रत्यय जोड़ा। कश्मीरी, बीकानेरी, जयपुरी, जोधपुरी, सारे के सारे कौन से शब्द होंगे? विशेषण शब्द होंगे। कितनी समस्याएं क्लियर हो गई आपकी? कितने शब्द क्लियर हो गए? देखिए, कश्मीर क्या है? एक स्थान है और स्थान से संबंधित या स्थान शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर और अपनों ने क्या बनाया है? विशेषण बनाया है। तो ये विशेषता भी किसकी बतलाएगा? स्थान की विशेषता बतलाएगा, स्थान से संबंधित विशेषता बतलाएगा। इसलिए यहाँ पर स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। और यहाँ पर कश्मीरी सेब, बहुत लोग कहते हैं कि कश्मीरी सेब लेकर आना, कश्मीरी सेब बड़े अच्छे होते हैं, रस से भरे होते हैं, मतलब बहुत मीठे भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे शब्द भी किस में जाते हैं? गुणवाचक विशेषण में जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए ना, आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण का पहला ही भेद अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर अपनों ने देखी स्थान संबंधी विशेषताएं, और स्थान से संबंधित विशेषताएं भी किस में जाती है? गुणवाचक विशेषण में जाती है। ये चीज भी अपन ने देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। अब मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है कोमल कलाई। कलाई कैसी है? कोमल है। कैसे पता चला? हार्ड भी तो हो सकती है। हाथ लगाया, पता चला। यानी किसके माध्यम से पता चला? स्पर्श के माध्यम से। अब स्पर्श के माध्यम से पता चला तो ये किस में चला जाएगा? स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। आप मार्केट में चप्पल खरीदने जाते हो, स्लीपर, आप स्लीपर सामान्यतः आजकल तो बड़े, पहले तो बाटा चलते थे और बाटा कंपनी के भी आते थे बिल्कुल हार्ड, है ना। अब आजकल तो इंसान बिल्कुल मुलायम गद्दों पर तो सोता है, बिल्कुल मुलायम चप्पल पहनता है, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट जूते पहनता है। तो उसी प्रकार से आप गए दुकान पर चप्पल खरीदने। अब चप्पल को आपने छू कर देखा, सॉफ्ट है कि नहीं, हल्की है कि नहीं, भारी है या हल्की है।
अब यहाँ पर आपने स्पर्श करके जिन चीजों का पता किया तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे, स्पर्श बोधक में। जाहिर सी बात है कि कोमल और कठोर शब्द, अगर कठोर शब्द भी आ जाए तो कठोर शब्द भी किस में जाएगा, किस में जाएगा, स्पर्श बोधक में जाएगा। उसी प्रकार से आपको मैंने यूं कह दिया कि वाव आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, स्वादिष्ट बना है। अब स्वादिष्ट भोजन है, आपने खाया नहीं, उससे पहले किसके आधार पर पता चला, गंध के बोधक, गंध के आधार पर। अब देखिए गंध सामान्यतः जो होती है, कुछ बच्चों का अध्ययन किया गया। एक दिन मैंने कुछ बच्चों को बुलाकर कहा भाई गंध का अर्थ क्या है। गंध का अर्थ छी, गंध छी जी। गंध का कोई भी अर्थ नहीं होता, गंध कुछ भी नहीं होता। गंध के साथ यदि सु प्रत्यय लगाकर सुगंध लिख दो तो वो तो अच्छी वाली होगी जो अभी भोजन में आ रही है, और यदि इसके साथ दुर प्रत्यय लगा दो तो क्या बनेगा, दुर्गंध, ये छी वाली होगी, है ना। तो यहां पर गंध सामान्यतः कुछ भी नहीं होती। इसका गुण कब प्रकट होता है, जब उसके साथ कोई न कोई उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए गंध को आप दुर्गंध मत समझिए। यहां पर आपने गंध के माध्यम से पता लगा लिया कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, यानी जैसे ही आप अंदर घुसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसी यहां पर मैं यहां पर यूं भी कह सकती हूं, ये तो स्वाद बोधक में चला जाएगा। इसके साथ साथ यदि मैं खुशबू कह दूं, खुशबूदार, खुशबूदार कह दूं, खुशबूदार, या बदबूदार कह दूं, बदबूदार, तो देखिए ये जो स्वादिष्ट है ये तो आपने टेस्ट किया, मान लीजिए, हो सकता है आपने गंध के आधार पर किया, आपने कहा कि लगता है आज भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, तब तो वो किस में चला जाएगा, गंध बोधक में। और आपने खाना खाकर कहा मजा आ गया, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, तो इसलिए उसमें कौन सा माना जाएगा, स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। और यदि इसमें यदि बात करें गंध से संबंधित तो इसमें कौन सा माना जाएगा, गंध बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। एक दिन घर में घिया की सब्जी बनाई, लौकी पहचानते हो सभी, कौन से अमेरिका से आए हो भाई, सभी पहचानते हैं। और घिया लौकी तो अमेरिका में भी लोग खाते ही होंगे। अब देखिए घिया की सब्जी बनी, सबसे पहले जिसने भी खाई उसने जैसे ही मुंह में एक बाइट लिया वैसे ही बाहर थूकने चला गया। क्यों चला गया, कड़वा था। अब कड़वा है या मीठा है या खारा है, ये सभी के सभी भी कौन से शब्द होते हैं, विशेषण। क्यों, क्योंकि वो घिये की सब्जी जो बनी है, घिया भी खारा होता है, चेक करके सब्जी बनाइएगा। और ऐसी बात नहीं है कि ये मैं हवा में बोल रही हूं, ये घटी हुई घटना है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। घिये भी खारे आ जाते हैं, तो आप कभी भी जैसे खीरे चेक करके काटते हो, जो तर होते हैं वो चेक करके काटते हो ना, उसी प्रकार से घिये भी चेक करके काटा करो। तो यहाँ पर कड़वा और मीठा, और यदि किसी के सामने ऐसी सब्जी आई है कि उसने घिया की सब्जी खाई और वो खारी थी, कड़वी थी, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइए। तो कड़वा और मीठा दोनों को दोनों कैसे शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। और विशेषण शब्द है और ये किससे संबंधित विशेषता बतला रहे हैं, स्वाद से संबंधित विशेषता बतला रहे हैं, तो इसलिए ये स्वाद बोधक में जाएंगे और ये भी किस में जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए कि गुणवाचक विशेषण कितना बड़ा हो गया। पहले मैंने जब परिभाषा लिखवाई थी तो मैंने बताया था रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, दिशा, स्वाद, स्वाद तो बताया नहीं था, काल, स्थान, स्पर्श,
ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि इनसे संबंधित विशेषता बतलाने वाले सारे के सारे शब्द किस में जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में जाते हैं। अब अपनों ने बहुत सी चीजों के बारे में बात कर ली। अब इतना बड़ा गुणवाचक विशेषण होता है कि इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के शब्द आ जाए आपको गुणवाचक विशेषण में करने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक चीज और लिखनी है आपको, एक महत्वपूर्ण चीज जो गुणवाचक विशेषण से ही संबंधित है वो भी अपन देखने वाले हैं। एक बात और, नकल बिल्कुल नहीं करनी है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। मैं इस क्लास में आपको पहली क्लास से बताती आ रही हूं कि भाई किसी को रट्टा नहीं लगाना है, किसी को नकल नहीं करनी है। और नकल करते हैं और रट्टा लगाते हैं तो बहुत बुरा हो सकता है। एक बार एक शिक्षक महोदय क्लास में पढ़ा रहे थे नहीं, विज्ञान के शिक्षक थे, प्रयोग करवा रहे थे। अब प्रयोग करवा रहे थे तो प्रयोग करवाते करवाते उन्होंने क्या किया, गोबर मंगवाया। अब साइंस वाले किसी चीज पर प्रयोग कर सकते हैं, मरी हुई लाशों पर प्रयोग करते हैं, किसी चीज पर प्रयोग कर सकते हैं। गोबर लाया गया। अब लाया गया तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी थे, कुछ ध्यान दे रहे थे प्रयोग पर, कुछ इधर उधर खड़े थे। शिक्षक ने सभी को एक लाइन में खड़ा किया और सभी को लाइन में खड़ा करके और गोबर सामने रख दिया और शिक्षक ने यूं कहा कि ध्यान से देखिए और समझिए, समझकर जैसा मैं करता हूं वैसा करिए। शिक्षक ने, गोबर जानते हो ना, सब जानते ही होंगे, कौन से अमेरिका से आए हो, अपन सभी गांव के हैं। तो अब सभी शिक्षक को सभी ने देखा, ठीक है। शिक्षक ने एक उंगली गोबर में डाली, छी, और फिर उंगली मुंह में ले ली। अब सभी विद्यार्थियों को कहा गया भी आप भी ऐसे करो कि यहां पर आओ और ये गोबर में उंगली डालो और मुंह में लो। अब सभी के सभी विद्यार्थी क्रम से आ रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहते पर विज्ञान के बच्चे रह गए, पता नहीं टीचर कौन सा प्रयोग सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, विज्ञान के विद्यार्थियों को तो सब कुछ करना पड़ता है, जो टीचर बताता है, प्रयोग में कुछ भी हो सकता है। अब आर्ट्स वाला तो कहे कि हमारे जरूरत नहीं है, साइंस वालों को तो करना पड़े। अब साइंस वाले सभी उंगली डबोए मुंह में, उंगली डुबोए मुंह में। बाद में शिक्षक ने सभी को देखा और फिर बुलाकर कहा कि मैंने कहा था कि ध्यान से देखना है, समझना है, फिर करना है। मैंने गोबर में ये उंगली डाली थी और मुंह में ये ली थी। जबकि विद्यार्थियों ने, ध्यान से समझोगे नहीं, ध्यान से पढ़ोगे नहीं, ध्यान से देखोगे नहीं तो कुछ भी खाना पड़ सकता है। तो इसलिए कंपटीशन नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल अच्छे से समझकर पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण को रट्टा तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई उंगली डालनी है और मुंह में लेनी है, तो आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है। तो यहाँ पर अपन जो चीजें समझे हैं उस आधार पर मैं आपको ये कह देती हूं कि देखिए, गुणवाचक विशेषण एक बहुत बड़ा विशेषण है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, परंतु फिर भी आप नोट लगाकर लिख लीजिए। जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करना है। उत्तर सदैव कौन सा माना जाएगा, उत्तर सदैव गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखिए, कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने का उत्तर कौन सा होता है, विशेषण होता है, ये बात बताई थी। अब कैसा, कैसी, कैसे का उत्तर कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण होता है। कितना, कितनी, कितने का वो अपन आगे देखेंगे कौन सा होता है। आप बस इतना याद रखो, ये नोट लगाकर देख लो कि हो सकता है कहीं भी कोई शब्द छूट जाए, क्योंकि गुणवाचक विशेषण बहुत बड़ा है। आप तो सिर्फ कैसा, कैसी, कैसे को याद रखो, इसका उत्तर सदैव गुणवाचक विशेषण। और विशेषण की बात करें तो कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने, तीनों का उत्तर है
कौन सा माना जाएगा, विशेषण माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण अपना कंप्लीट होता है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे संख्यावाचक, परिमाणवाचक, यानी आगे के भेदों का अपन अध्ययन करेंगे। तो याद रखिए, एक तो जितने भी आपको शब्द करवाए जा रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ रही है, तो आप जो भी शब्द, एक एक शब्द आपको लिखवाए जा रहे हो, दो दो शब्द आपको लिखवाए जा रहे हो, उनसे संबंधित दो दो शब्द स्वयं लिखेंगे। आप प्रयास कीजिए ताकि आपको भी ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।